नमस्कार। बातों बातों के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ है महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष श्री गोरखनाथ पाटिल। श्री गोरखनाथ पाटिल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। सभी दूरदर्शन परिवार को मेरा ओर से, महाराष्ट्र मंडल की ओर से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम आपके जीवन के बारे में, आपके अनुभव के बारे में, साथ ही हम महाराष्ट्र मंडल में हो रही गतिविधियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा के बारे में हमें बताइए। मैडम जी, हम लोग बताइए, हम 74 में हमारे परिवार एक सर्विस में थे, मेरे बड़े भाई, मेरे मामा। तो वहाँ हम लोगों का केंद्र सरकार ने 74 में कुछ एक सर्विस में रिटायरमेंट हो गए, उनका सिलेक्शन किया कि ग्रेट निकोबार यानी कैम्पबेल बे, जो ये जगह ऐसी है कि वहाँ हमारा एंडिंग पॉइंट है देश का, वो एंडिंग पॉइंट है। तो उस जगह में आर्मी के ही लोग सेटलमेंट करने का कुछ केंद्र सरकार का योजना था। 69 में हमारे पंजाबी सेटलर आ गए, 100 एक हेड ऑफ फैमिली, उसके साथ अपने बच्चे आए जी। तो उसके बाद में हमारा सेकंड नंबर में महाराष्ट्र के 45 लोग हेड ऑफ फैमिली आ गए। तो 74 में हम 14 फरवरी 1974 में घर से निकले। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र और डिस्ट्रिक्ट का सोल्जर बोर्ड होता है, वहाँ हम लोगों का सिलेक्शन किया, हमारे परिवार का, मेरे बड़े भाई का, मामा का। तो उनके साथ जो भी सरकार ने बोला कि अपना परिवार सब साथ लेके जा सकते, छोटे भाई बहन चाचा जो भी कुछ है आप साथ लेके जा सकते, क्योंकि वहाँ सेटलमेंट करना। और उद्देश्य ये था सरकार का, जो कैम्पबेल बे जो ग्रेट निकोबार है लास्ट पॉइंट है, यहाँ विदेश के लोग, ब्रह्मा और चाइना, इसका बहुत शायद सरकार को पहले से डर था कि ये लोग हमारा कब्जा कर सकते। तो सरकार ने वहाँ एक योजना बनाई, तो उन्होंने वहाँ सब एक सर्विस में बिठाने का एक प्लानिंग बनाया। और वो इस उद्देश्य से बनाया कि जो एक सर्विस में होते, रिटायरमेंट होने के बाद इनको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसके हाथ में बंदूक दे दिया, वो लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा की ज़रूरत नहीं। इसलिए उन्होंने जो बने वहाँ एक सर्विसमैन को बिठाया गया और साथ में ही उनको ज़मीन दिया गया और उनके परिवार साथ लेके आ गए। तो हम 74 में 14 फरवरी 74 में वहाँ से निकले। जाकर 8 दिन के बाद हम चेन्नई आ गए। चेन्नई में आने के बाद हम 8-10 दिन चेन्नई में रुके, मोर मार्केट में, जहाँ हम लोग सब परिवार एक साथ, और साथ में हमारा तंजौर डिस्ट्रिक्ट के 5 और तमिल के हमारे साथ जोड़े गए, 50 लोग हो गए। तो वो भी मराठी जानने वाले थे, तमिल डिस्ट्रिक्ट के, तंजौर डिस्ट्रिक्ट के। तो क्योंकि छत्रपति शिवाजी का राज था उधर हैदराबाद और तमिलनाडु में, तो वो लोग हमारे साथ में जुड़ गए। और 74 में 28 फरवरी तक हम वहाँ रहे चेन्नई में। उसके बाद में यहाँ से सोल्जर बोर्ड के, जो स्टेट सोल्जर बोर्ड के इसके मल्होत्रा साहब थे और वहाँ एक तैमल बाबू थे, ये रिहेबिलिटेशन के कैशियर, वो हमको लेने के लिए आए। और हमारे साथ वहाँ महाराष्ट्र से कर्नल अरज साहब, सूबेदार शिंदे साहब और क्लार्क कुलकर्णी साहब, ये हम लोगों के साथ आ गए। वो पूरा 50 लोगों के इंचार्ज मेरे मामा थे, CHM थे, कंपनी हॉलदार मेजर थे, तो उनका पूरा टीम के इंचार्ज थे। तो हम लोग वहाँ से आगे मोर मार्केट में रह गए और 28 फरवरी को यहाँ से एक रंगत बोट आ गई। उस वक्त रंगत बोट ही एक था कि बहुत पुराना, जैसा नानकोरी यमी निकोबार जैसे ठीक वो ऐसे ही रंगत था। उसमें हम लोग 28 फरवरी को चढ़ गए और यहाँ 4 दिन का प्रवास करके, हमें तो मालूम नहीं था क्योंकि हम है मुंबई के रहने वाले हमारा परिवार, लेकिन रहते देहात में, वहाँ से नागपुर साइड में रहते हैं, विदर्भ के लोग हैं। तो वहाँ हम लोग रहते थे। वहाँ से हमको मालूम नहीं कि समुंदर क्या होता, समुंदर मालूम है लेकिन कैसा होता है, जहाज़ कैसा होता है, ये हमको कुछ नहीं, फ़ोटो में देखते थे, क्योंकि हम लोग देहात के थे और बहुत दूर है समुंदर से। तो वैसे स्थिति में हम यहाँ आ गए और रंगत जहाज़ में चढ़ा के हम लोगों को यहाँ अंडमान में लेके आ गए। तो वो 4 दिन का प्रवास ऐसा लगा कि बहुत कठिन लगा, लेकिन सब एक साथ होने से वो दुख हमको एक दूसरे को मालूम लगा। लेकिन खुशी ये थी कि चलो अंडमान, विदेश, हम तो सोचते कि विदेश में हमको लेके जा रहे सेटलमेंट करने के लिए। तो परिवार के साथ हम लोग सब मिल के आ गए। आने के बाद यहाँ मार्च में हम लोग 4-5 तारीख को इधर पहुँच गए। आने के साथ साथ हमको यहाँ सेटलमेंट जहाँ करने का था, तो उस वक़्त गवर्नर नहीं थे, उस वक़्त चीफ कमिश्नर साहब थे अंडमान के अंदर।
चीफ कमिश्नर साहब हरमंदर सिंह साहब थे, तो वो यहाँ के शिष्य थे जी। और उनका मिसेस एक मराठी थी, जी। कमलाबाई। तो हम लोग यहाँ आने के बाद वो जब हम लोगों का विजिट होने के बाद हमारे साथ वो बातचीत किए तो पता चला कि मैडम हमारे मराठी, तो उनको भी बड़ी खुशी लगी, हम लोगों को भी बहुत बड़ा खुशी लगा। तो हमको अब्रोडिन बाज़ार जो थे मैडम, तो अभी जो CBI ऑफिस है ना, उस ऑफिस लकड़ी का था और अंडमान में उस वक्त सब लकड़ी का था। ज़्यादा 74 में कोई बिल्डिंग हमने तो देखा ही नहीं, सब लकड़ी का दिखा। तो उस जगह में वो हम जब आए तो हमको उस CBI ऑफिस जो था अभी जो बड़ा बना है, उस ऑफिस में हम लोगों को 50 लोगों को परिवार के साथ रखा, 250-300 थे। उसके बाद में मैडम जी वो जो अब्रोडिन बाज़ार, हम वहाँ से निकले ना तभी मालूम पड़ा कि पोर्ट ब्लेयर का अब्रोडिन बाज़ार पूरा जल गया। तो पूरा जो पुलिस गुरुद्वारा वहाँ से लेकर पूरा वो सब एरिया जल गया था। जब हम लोग आए तो पूरा जले जुले लोहा लोखंड सब पड़ा था। तो हम लोग अन्नपूर्णा होटल के सामने जो था ऑफिस, उसी बिल्डिंग उसी के अंदर हम लोगों को रखने के बाद करीबन हम अंडमान में 15 दिन तक रहे। 15 दिन के बाद देखे अंडमान कोई घूमने का एक साइकिल तक बड़ा मुश्किल से दिखता था, उस वक्त गाड़ी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। और बहुत साधारण अंडमान था देखने लायक। फिर वहाँ से हम लोगों को जाने का लिए तो कैंपबेल बे जाना है, तो कैंपबेल बे जाने के लिए तो फिर हम लोगों का बंदोबस्त कर दिया। यहाँ से 8-15 दिन तक हम लोग अंडमान में रहे, अच्छे घूमे, देखा जो भी एरिया देखने का। इतना डेवलपमेंट नहीं था मैडम जी, जो साधारण था जैसे कि हम देहात से आए ऐसे ही अंडमान का। लेकिन यहाँ लकड़ी की बिल्डिंगें से बहुत सुंदर बिल्डिंगें लगते थे उस वक्त के। तो हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग 18 मार्च को यहाँ से हमको कैंपबेल बे के लिए रवाना जाना है करके। तो पहला टोली में कुछ लोग भेज दिए, उसके बाद में हम लोगों का नंबर 18 मार्च को आ गया। तो बाकी जितने भी बचे थे, एक ओंगी शिप था, वो ओंगी शिप में हमको कैंपबेल बे भेज दिया। तो कैंपबेल बे मैडम जी कम से कम 2 दिन लगते थे, 24 घंटा का ऊपर ज़्यादा टाइम लगता था। तो डायरेक्ट ओंगी में हमारा परिवार भेजा और 22 मार्च को हम लोग कैंपबेल बे की जट्टी में पहुंच गए, सवेरे उतर गए। तो हम लोगों को कोई ऐसा अड़चन नहीं हुआ, खुशी होता था कि सब लोग आ गए। हमारे सिख भाई हैं उनके साथ, तो हम उतरने के बाद उन सिख भाइयों को जो एक्स सर्विसमैन थे उनको बड़ी खुशी लगी कि महाराष्ट्र के लोग आ गए। तो उन लोगों ने हमारे लिए जो एक एशिया ऑफिस पूरा टीना का था, कैंपबेल बे में टीना का मेडिकल था, एशिया ऑफिस था, और जो रहते थे बैरक में वो कैंपबेल बे के अंदर सब टीना के बना हुआ बैरक थे, उसमें एक एक घर बना के रहते थे। तो उन लोगों ने हम लोगों के जाने के बाद बड़े खुश हुए कि अरे महाराष्ट्र के लोग आए। और उनका हमारा रिश्ता शायद हो सकता हमारे जो आर्मी के मेरे मामा, जो मेरे भाई, जो दूसरे भाई, इन सब का कहीं ना कहीं आर्मी में उनके साथ कुछ कांटेक्ट था, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो कई विभागों में रह चुके हैं उस वक्त आर्मी में भी। तो वो दोस्ती इधर काम में आ गई। तो वो लोग मिले और हम लोगों को बहुत बड़ा, उन लोगों ने एक बड़ा खाना बोलते थे आर्मी में, वो खाना हम लोगों को वहाँ ही एशिया ऑफिस के बगल में दे दिया। जो भी कुछ है अच्छा उन्होंने खाना बनाया और हम लोगों को भाई हमारे लोग आ गए, एक्स सर्विसमैन आ गए, मराठी है, तो उन्होंने बड़ा खाना देकर हम लोगों को वहाँ बड़ा अच्छा स्वागत किया। उसके बाद में शाम होते 3-4 बजे एक ही ट्रक था कैंपबेल बे में एशिया ऑफिस में, वो ट्रक में बिठा के हमको 18 किलोमीटर लेके गए। तो 18 किलोमीटर का नाम उस वक्त शबनम नगर था। 4 महीना तक एक जगह में रहे। उसमें तमिल थे, केरला थे, कुछ कर्नाटक के थे, कुछ तो तेलुगु, एक सर्विस में नहीं सब थे। तो लोग अपना अपना एरिया में पूरा मिला जुला भारत कह सकते हैं। भारत कहाँ आप लोग कैंपबेल बे पहुँचे। हाँ, तो कैंपबेल बे पहुँचने के बाद 18 किलोमीटर शाम को हमको पहुँचा दिया। वहाँ रिहेबिलिटेशन के अंडर से थी। वहाँ सब स्टाफ जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर राजमणिकम साहब थे, तो वो जो देखा भाल करते थे, लेकिन सब रिहेबिलिटेशन का अंडर में था, सेटलमेंट था करके। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचा दिया और जब शाम को हम चले गए ट्रक में लेके गए और वहाँ हमको एक एक घर दे दिया मैडम जी। एक कमरा एक को सबको 50 आदमी को 50 कमरे दे दिए और उसमें हम रहने बैरक के थे, 10-10 का घर का एक था। हम रहने लगे, वहाँ रहे। फिर हम लोगों को मच्छरदानी, कंबल और क्या बोलते हैं घर के बर्तन जो भी अलमारी, कुर्सी, चेयर, जो भी जितना भी सेटलमेंट है वो हमको वहाँ दे दिया। और खाने पीने के भी सब बंदोबस्त रिहेबिलिटेशन ही करता था, हमको कोई ऐसा ये नहीं था। और फिर कुछ दिन तक हम वहाँ 3-4 महीना तक रहे। उसके बाद में फिर जो सब जगह के
केरला, तमिल, तेलुगु जो जगह के थे, तो भाई भाई थे। तो उसके वजह से हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग कोई एक छोटा हिंदुस्तान के अंदर आ गए। जी जी जी। और एक सर्विसमैन हुए, जैसे वो डिपार्टमेंट आर्मी में भी थे, तो कहीं ना कहीं ये भाग से वो उनके साथ वहाँ उनका कोई दोस्ती था, तो और खुशी लग गई कि अरे मेरे पहले हमारे साथ ये फौज में थे, तो ये जगह में थे हम लोग, ये जगह ऐसा परिचय होते हैं। और हम तो उनके परिवार हैं, हमें तो कोई उनका इतना ये नहीं लगा, हमको खुशी लगा अरे हमारे चाचा है, मामा है, भाई है, ऐसा लगता। उसके बाद में मैडम जी हम लोग वहाँ सबसे प्रथम एक त्यौहार मनाते थे, जैसे महाराष्ट्र का एक त्यौहार था। और तो उसका फरवरी मार्च में जब पड़े तो 14 अप्रैल फर्स्ट प्रोग्राम है मैडम जी वहाँ 18 किलोमीटर में। तो हम लोग महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं सभी लोग, क्योंकि एक देश के रत्न हैं और जो उन्होंने अपना देश का संविधान लिखा है, इसलिए वो हर हमारे महाराष्ट्र में हर जगह उनका बहुत पहले से ही उनका सम्मान होता था कि भारत रत्न तो बाद में मिला, लेकिन एक संविधान के विधाता बोल के उनको सम्मान मिलता था। गरीब घर का इतना छोटा लड़का और बड़ा होकर आज देश का संविधान लिखा, तो बहुत खुशी की बात। तो वो सब मिलकर सब एक सर्विसमैन में यूपी के जितने भी थे हर स्टेट के, उन्होंने एक बोले नहीं हम लोग पहला यहाँ आ गए तो पहला त्यौहार हमारा ये पड़ा, तो हम लोगों ने वहाँ 14 अप्रैल का बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया और सभी ने मिलकर जितने पास अपने पास जो भी सरकार तो देती थी, काफ़ी अनाज था हम लोगों के पास खाने के लिए, वो हमको उसका टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। कि तो हम लोग भव्य 14 अप्रैल मना दिया, पहला त्यौहार हमारा ये हुआ। और हम राशन वगैरह सब देते थे मैडम, लेकिन सबसे बड़ा अटैक हम लोगों को मलेरिया का होता था। अच्छा। जब गए हम लोग तो 7-8 दिन 15 दिन तक थोड़े अच्छे रहे, उसके बाद में मलेरिया ऐसा अटैक किया कि हम लोगों को बच्चा को हुआ तो बाबा को हुआ तो बच्चा को हुआ तो सभी को, तो कम से कम घर में 5-6 आदमी होगा, उसमें से एक आधा ठीक रहेगा तो ये रख, न तो सब अपने अपने मच्छरदानी में पड़े रहेंगे। खाने के लिए उठे जिसका ठीक है वो जाएगा अपना चूल्हा में, लकड़ी का चूल्हा था वो लकड़ी देते थे, तो उसी में हम लोग कुछ चाय बनाएगा, ऐसा कंडीशन था उस वक्त, इतना मलेरिया का प्रकोप था कैमरे के अंदर। तो पाटिल जी, आप एक 20 से लगभग 22 दिन का सफ़र महाराष्ट्र से तय कर आप पहले पोर्ट ब्लेयर पहुँचे, आपने अबरडीन बाज़ार देखा, फिर आप एक शिप के माध्यम से आप कैमल बे गए और आपने बताया किस तरह से आर्मी के जो जवान थे उन्होंने आपका स्वागत किया, राशन सब दिया गया। तो पाटिल जी, अब ये बताइए कि आप वर्तमान समय में महाराष्ट्र मंडल से जुड़े हैं, तो महाराष्ट्र मंडल में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह की गतिविधियाँ होती है, इस बारे में हमें बताइए। हेमलता जी, महाराष्ट्र मंडल में मैं तो 74 से जुड़ा हूँ। यहाँ जब आया तो मैं एक छोटा सा घर था, 1960 में इसकी स्थापना हुई महाराष्ट्र मंडल की, यानी शुरुआत हो गई। अच्छा। तो वो शुरुआत ऐसी हुई कि यहाँ के लोकल लोग जो जैसे कि जो जेल में थे वो स्वतंत्र होने के बाद यहाँ ही रहे, कुछ चले गए लेकिन गए कोई नहीं, सभी बोले हमारी उम्र इधर गुजर गई, तो जो रहे तो उसमें कुछ महाराष्ट्रियन लोग थे। पानीघाट में दादूलाल जी है जिनका नाम सखाराम सहारे हैं, वो हमारे एरिया के ही थे, बालाघाट के थे, नागपुर एरिया के थे। उसके बाद में विठू मोरे जो बम प्लाट में रहते थे, उनका अभी पोता प्रधान है शिवानंद। तो ऐसे बहुत जगह में, नया गाँव, सीपी घाट, हर जगह में कुछ महाराष्ट्रियन थे। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि उनका एक दूसरे से इतना ये नहीं था, मालूम था कि ये मराठी है, लेकिन इनका जो संपर्क था, क्योंकि यहाँ जब जेल से निकल गए सब स्वतंत्र होने के बाद, फिर उन्होंने जो शादियाँ करना ये करना, फिर एक दूसरा अंतर्जातीय अंतर्भाषा शादियाँ हो गई। तो उन लोगों ने उस वक़्त का जो उनका जो तरीका था उस तरीके से वो लोग जिए। और फिर 1960 में जब यहाँ जेलर गोविंदराव हरसे साहब आ गए, उन्होंने सोचा कि अभी एक महाराष्ट्र मंडल है, और वो एक्टिव थे, जेल के जेलर थे यहाँ के। अच्छा। बहुत बड़े सेलुलर जेल के। तो उसके अंदर जो मेरे मिसेज के दादाजी थे, दादूलाल जी, पानीघाट में रहते थे, वो एक अच्छे किसान थे, बहुत अच्छे। और मेरे ससुर जी जो जयचंद लाल जी थे, वो भी एक सर्विसमैन थे, प्रसिद्ध किसान थे अंडमान के, दादूलाल जी और ये जयचंद लाल जी। तो इनका संपर्क उन्होंने किया। गोविंदराव हरसे साहब थे जेलर, उन्होंने सब जेल, उनको तो मालूम है कौन मराठी, नाम से तो पता चला कि ये मराठी, उन्होंने इकट्ठा किए उस वक्त जेल में जो लिस्ट देखी और उसमें देखी कि ये तो मराठी है। उन्होंने जो लोग थे
उनको इकट्ठा किया। मैडम जी हम 74 में जब आए बिरनी बाजार में रहना शुरू कर दिया, उस वक़्त एक बहुत बड़ी भूमिका जेलर साहब गोविंदराव हर्षी साहब ने निभाई, और वो सब लोगों को सीपी घाट, नया गाँव, पानी घाट, बम प्लाट, ये सभी जगह के किसानों को जो पकड़े गए थे, काला पानी की सज़ा दिया था, उनको आरजेटी मंदिर वहाँ बुलाया एक दिन, और हम लोग उनको सब जितने भी लोग थे उस वक़्त हम लोगों का और उनका मीटिंग करके सबका परिचय करवाया कि ये महाराष्ट्रीय नहीं है ऐसे। तो उस वक़्त हमारे ये दादूलाल जी का डॉक्यूमेंट्री दिखाया था उन्होंने कि ये किसान है, ऐसा चलाते बैलगाड़ी, वो अपना टाइम का उन्होंने सब कुछ हम लोगों को दिखा दिया। तो हम लोगों को लगा कि चलो हम लोग आए, लेकिन हमारे साथ महाराष्ट्र में भी काफ़ी लोग हैं, अच्छा नाम है। और फिर हम लोग जब कैंपल पे गए तो हम लोग अपना संपर्क में इनके रहे हमेशा। मैडम जी महाराष्ट्र मंडल का मैं संपर्क में हमेशा रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान गोविंदराव हर्षी साहब का महाराष्ट्र मंडल में, और ये यहाँ के लोगों का। उसके बाद में जो नौकरी करने आते थे, जो प्रधानमंत्री अंडमान हार्बर हो, जहाँ जहाँ कोई थे, डॉक्टर थे, कोई टीचर थे, तो उन्होंने अपना योगदान महाराष्ट्र मंडल को दिया। महाराष्ट्र मंडल को योगदान देने के बाद जो उस वक़्त का परिस्थिति थी, तो वो जैसा उनका परिस्थिति उनके अनुसार उन्होंने अपना प्रेसिडेंट कमेटी ने अच्छा अपना काम चलवाया। वो भी जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने अपना अपना त्यौहार उसी वक़्त से शुरू हुआ कि महाराष्ट्र के क्या त्यौहार है, तो उसी वक़्त से हम लोग अपने त्यौहार को करते थे। तो त्यौहार होने के बाद मैडम सबसे प्रथम हम लोग जैसा कि पहला त्यौहार खोजागिरी पूर्णिमा का आता है, तो हल्दी कुंकू बोलते मराठी में, वो एक प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद में फिर गणेश पूजा आती है। गणेश पूजा हम लोग पहले से ही 10 दिन करते हैं। 10 दिन में पूजा, आप शायद उस वक़्त अंडमान में शायद 4-5 गणेश पूजा चलता था कई जगह में, लेकिन आज कम से कम इस साल देखने से 156 के ऊपर गणेश भगवान बिठाए गए, मूर्तियाँ बिठाए गए अंडमान में। तो कंडीशन, और महाराष्ट्र का जितने भी त्यौहार होते हैं, हम 14 अप्रैल हो गया, शिव जयंती, अभी कुछ और त्यौहार आ जाएंगे, जैसे आगे गणेश पूजा के बाद बहुत कुछ त्यौहार होते हैं, वो सभी त्यौहार हम हमारे महाराष्ट्र मंडल में मनाया जाता है। मतलब महाराष्ट्र मंडल की गठन होने के बाद लगभग जो भी हमारे भारतीय त्यौहार हैं, और खासकर आपके जो महाराष्ट्र प्रांत के जो भी त्यौहार है, आप बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जी पाटिल जी, आप सुनामी के समय कहाँ पर थे? क्या आप उस समय कैमल बे में थे? और जी, और अगर आप कैमल बे में थे तो जाहिर तौर पर कई तरह की घटनाएं आपने अपने आंखों से देखा होगा। और इस जगह पर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रेडियो की भूमिका उस समय कैसी थी, किस तरह से लोग और आप कैसे रेडियो से जुड़े? आकाशवाणी वगैरह तो हम चलता था, फिर कई कई जगह में हम लोग को सुनने को मिलता था, ऐसा कुछ नहीं। आकाशवाणी उस वक्त अच्छा चलती थी, सुनने को मिलता था। 2004 का झटका जब आ गया दिसंबर में, तो हम लोग सवेरे का टाइम था, घर के अंदर हम लोग काम वगैरह करते थे, दूध निकालना, जो भी जानवर का साफ सफाई, ये घर करना, ये हम लोगों का सवेरे का काम था। संडे का छुट्टी भी था, सब लोग आराम में थे, और बच्चों का छुट्टी था, बच्चे आराम से सोए। लेकिन सवेरे 6:30 बजे के कुछ मिनट पहले वो एक झटका आ गया। वो झटका आ गया तो पूरा भूमि हिलना शुरू हो गया मैडम जी। तो हमने इतना 35 साल में तो बहुत काफ़ी झटके खाए, आदत लग गई थी, कुछ नहीं, डर नहीं रहता। लेकिन ये झटका ऐसा हुआ कि वो 2 मिनट भी हुआ तो हम लोग आपका आकाशवाणी का न्यूज़ में 6:30 बजे का सुन रहा था, उसका 6:30 बजे था, तो सुन रहा था। तो झटका आया तो हम देखा आता है, मेरा बेटा नवोदय में पढ़ता था, वो मिलिंद, वो भी आ गया। पापा जी बोले झटका आ रहा, भागो। मैंने क्या करना, भाग रहा। अरे ऐसे तो कितने झटके, हज़ारों झटके हमने खाए 35 साल में, कोई डरने की बात नहीं। तो हम न्यूज़ ही सुनते रहा मैडम, रेडियो चलता था, सुनते सुनते अचानक वो हिलना बंद नहीं हुआ, ज़्यादा ही हिलना शुरू हुआ। जो हमारा घर उस वक्त हम पहले फट्टा का था, लेकिन हम लोग कैसे पिलर डाल के ऐसे दीवारें बने थे, तो ऊपर टीना थे, तो चारों तरफ दीवारें बनाते सीमेंट थे। तो हमने जो सीमेंट की दीवारें थे, पिलर थे मैडम जी, वो 2-3 मिनट भी हुआ तो वो क्या है, पिलर दीवारों को छोड़ना शुरू हो गया। अच्छा। तब हम डर गए कि अभी ये कुछ गड़बड़ है। तो तब सबको बोला भागो, अभी बाहर निकल जाओ भाई। तब तक हमारे वहाँ कैम्बल वे से एक बस आ गई, वो बस हमारे घर के सामने रुक गई। तो वहाँ से कुछ दौड़ के आ गए मेरे पास, बोलते चाचा वो तो उधर समुंदर चले गया। बोले जो झटका आ गया ना जोर से, तो समुंदर शायद हम तो देखा नहीं, हम तो शायद 200 फीट के अंतर में थे, मेन रोड था, उसके बाद में समुंदर था 100-150 फीट के बाद में, तो हम देखा नहीं। लेकिन उसके झटका में जो वो लोग दौड़ के आ गए कि समुंदर बाहर सूख गया,
वो बस वालों ने देखा ना ये कैसा, वो वहाँ से दिखाई देता था समुद्र, तो आ गए कंडक्टर, वो इंस्पेक्टर दौड़ के आगे, चाचा चाचा ऐसी बात हुआ, क्या मजाक करते हैं, लाओ चाय पियो, ऐसा हम उनको बोले ना, हिलना शुरू। दोनों पहाड़ देखते तो हम कम से कम सारा लोग दौड़ के आ गए। तो मेरे घर में इधर भी रास्ता था, इधर भी रास्ता था, बड़ा कलवट था, तो हम लोग लपटे एक दूसरे के, भाई देखो अभी भगवान का नाम लो, अभी हम लोग बच नहीं सकते अभी, क्योंकि 4 मिनट भी होगा हिलता है पहाड़ लगते हैं। तो इतना अदृश्य हुआ मैडम जी, हमारा माइंड क्या ना काम नहीं किया। जी जी। किसी का माइंड काम नहीं करता था, हम कौन है, बेटा है कि बेटे, इतना बोलते कि भागो भागो, अभी कहाँ भागना वो भी मालूम नहीं। तब तक वो पानी समंदर का मैडम जी जो पीछे गया था, 1-1.5 किलोमीटर समुद्र पीछे गया था, और जो लोगों ने दृश्य देखा वो आकर बताया कि समुद्र पीछे गया और मच्छियाँ उड़ने शुरू होगा। तो हम क्या मजाक करते, हम ऐसे बोले। लेकिन जब हमारा माइंड काम नहीं किया तब फिर भी एक हिम्मत हुआ कि दौड़ो। और बुढ़ा लोग वॉकिंग वीकिंग सवेरे का टाइम कर रहे थे, वो भी बेचारे दौड़ते मेरे घर के पीछे जो कलवट टेकड़ी है ना, वहाँ से निकल गए। तो हमारा भी 17-18 गाय था मैडम, तो सबको हमने बोला भागो भागो, जो आते थे भागो, हम भी आते। तो हम सबसे सबसे लास्ट में, तब तक हमारा समुद्र चढ़ने के बाद मैडम जी पानी हमारे पीछे मालूम नहीं रहा और लोग भाग गए। और हमारा नसीब आप सबका आशीर्वाद होगा कि हम लोग लास्ट में गए, सब 17-18 गाय का हम रस्सी तोड़ा, और हम मेरे गाय 4-5 दूध भी देते, ऐसे ही भागना शुरू कर दिया हम लोग। जैसा हम कलवट पार किया, करीबन 1 फीट पानी नीचे था, वो थोड़ा हम 5 मिनट कभी लेट हो जाता था तो शायद हम एक दुनिया में नहीं रहते थे, मेरा मिसेज बच्चा सब हम चले जाते थे, क्योंकि चारों तरफ पानी ने घेर लिया। लेकिन उसी के बीच में हम लोग निकल गए, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड इतना ऊंचा आ गया मैडम जी, जो नारियल के ऊपर लोग चढ़े थे ना, उसका गला तक पानी चले गया। 31-32 फीट तक का उसका पावर था थर्ड राउंड में। तो हम लोग भाग गए, टेकड़ी के ऊपर गए। उस वक्त 35 साल में हमको वो टेकड़ी नहीं देखा, वो कांटा देखा नहीं, अजगर नहीं देखे, वो जगह में हम लोग पहुँच गए कैसे भी अपनी जान बचाने के बाद। तो ऐसी कंडीशन हुआ मैडम जी, और हम लोग अब सही सलामत आप एक सेफ जगह में पहुंच गए। जी हाँ पाटिल जी, सुनामी एक ऐसी घटना है जिसका सामना जिन्होंने भी किया वो बहुत ही भयंकर रहा। जी, तो पाटिल जी आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जो सफ़र जो आपने महाराष्ट्र से लेकर जो कैमल बे तक का सफ़र के बारे में आपने इतना कुछ अच्छा बताया, हमें सुनामी के बारे में आपने बताया, और बहुत कुछ बातें जो आपसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। आप आज कार्यक्रम में आए और हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद सबको। तो दर्शकों, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है, पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। आज के बातों बातों के इस अंक में बस इतना ही। आप सभी रखें अपना ख्याल। नमस्कार।